जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है 15th चैप्टर का नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एसी जनरेटर। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ एसी जनरेटर और इसके साथ के ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, और ये मतलब इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंपल सा टॉपिक है, कोई इतना कम्प्लेक्स थ्योरी या कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। जनरेटर आप लोगों ने घरों में देखे ही होंगे या इसके अलावा कॉलेज वगैरह में भी जनरेटर्स पड़े होते हैं। ये उसके रिलेटेड है जी। व्हाट इज़ एसी जनरेटर, डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, और फिर इसका एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है हमने। जनरेटर जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें बिजली देता है आउटपुट पे, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम, और एसी क्या जी, एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट। एक होती है डीसी डायरेक्ट करंट, एक होती है अल्टरनेटिंग करंट एसी। ये जो घरों में यूज़ हो रही है ना, ये एसी है। घरों में यूज़ होने से मुराद ये है कि जो घरों में हमारी सॉकेट्स में या हमारे बोर्ड्स तक आ रही है ना, दैट इज़ एसी। हाँ, उस एसी को आगे हम डीसी में कन्वर्ट करके यूज़ कर लें, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जो यहाँ तक आ रही है ना, जो हमारा मंगला डैम है, तरबेला डैम है, या जो भी इस तरह के हमारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें वापड़ा बिजली प्रोवाइड कर रही है, वो सारे के सारे एसी जनरेटर्स ही हैं। पहले इसकी डेफिनेशन, अ करंट जनरेटर is a device which converts mechanical energy into electrical energy। मीन्स वो वाली डिवाइस या ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस डिवाइस को हम एसी जनरेटर या करंट जनरेटर कहते हैं। ये जो हम बाइक नहीं, ये जो हम जनरेटर को किक से स्टार्ट करते हैं, वो हम उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उस मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए हम आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे होते हैं। और ये हमें पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग के एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा जी, सबसे पहले जी आपने हेडिंग देनी है इसकी, प्रिंसिपल क्या है इसका, ये किस असूल के तहत काम करता है। अच्छा जी, इसका प्रिंसिपल सिंपल सा ही है, जो हमने फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है ना, वही इसका प्रिंसिपल है। इट इज़ बेस्ड ऑन Faraday's law of electromagnetic induction। Faraday's law of electromagnetic induction क्या है कि जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाएं, तो किसी भी मैकेनिकल तरीके से या किसी भी फोर्स के जरिए, तो उसके अंदर जो फ्लक्स है ना, वो चेंज होता है और रिजल्ट के तौर पे हमें कॉइल के अंदर करंट मिलना शुरू हो जाती है। What is the law of electromagnetic induction? When a coil is rotated in a magnetic field, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी बाय सम मैकेनिकल मीन्स या बाय सम मैकेनिकल मेथड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड as a result an induced
EMF is induced in the coil. मीन्स जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को किसी भी तरीके से रोटेट करवाएं तो उसके अंदर EMF इंड्यूस होता है। ये है जी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर्स, ये जो हम घरों में जनरेटर्स यूज़ करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर प्रिंसिपल लिखना है। अब नेक्स्ट आ जाए जी हेडिंग देने इसके कंस्ट्रक्शन की। अच्छा जी, अब इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक डायग्राम चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको इन फॉर्म ऑफ वर्ड लिख लें, फिर इसकी वो डायग्राम की तरफ जाएंगे। एन AC जनरेटर consists of a rectangular coil ABCD। मीन एक ऐसी कॉइल होती है जिसके चार कोने या मतलब कह लें कि आपके पास चार साइड्स हैं, लाइक आ रेक्टेंगुलर कॉइल, इसलिए इसको कहा जाता है। ऑफ n टर्न्स in a magnetic field B। और ये जो कॉइल है ना हमारे पास, कॉइल ये घूमती है अबाउट Z एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तस्वीर में जाकर आप देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये Z एक्सिस से यहाँ पे क्या मरा रहा है। एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मीन्स जो हमारे पास वेलोसिटी है वो इसकी कांस्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ से जाकर फिट करना पड़ेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा जी हमें, क्योंकि आई थिंक न्यू विंडो की है तो ये सारे मिसप्लेस हो गए। अच्छा, फिलहाल इसे काम चला लें। ये आपके पास ओमेगा ठीक हो गया जी। कॉइल है, रोटेट कर रही है Z एक्सिस के लॉन्ग राउंड इट्स सेंटर, और इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी मींस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड ओमेगा से। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में पढ़ा होगा। अच्छा जी, आगे जी ये जो हमारे पास कॉइल के दो एंड है ना, इससे हमने आउटपुट बाहर की तरफ ड्रा कर लेनी है, लेकिन ये डायरेक्ट ड्रा नहीं करेंगे। ये हम आगे इसके एक चीज़ लगाएंगे जिसे हम स्लिप रिंग्स कहते हैं। स्लिप रिंग्स क्या होते हैं वो आपके साथ में थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन में आपको तस्वीर जब यहाँ पे बनाएंगे तब आपको बता दूंगा। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल are connected to two circular, ये मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, स्लिप रिंग्स। और इन स्लिप रिंग्स के नाम है इस तस्वीर में R एंड R प्राइम। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ आपके सामने इसकी डायग्राम बनाता हूँ। और ये जो स्लिप रिंग है ये कॉइल के साथ साथ घूमते हैं, वो तो ऑब्वियस है। जब कनेक्ट कॉइल के साथ है तो उन्होंने इसके साथ साथ
घूमना तो है। अच्छा जी, नहीं जी, ये तस्वीर है मेरे पास, थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन चलें, ये मैंने इसीलिए बुक से डायरेक्ट तस्वीर ली है ताकि वो बुक के साथ आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये कॉइल है हमारे पास, जहाँ पे मेरा अभी ये कर्सर मूव कर, ये मैग्नेट्स लगे हैं दो साइड्स पे, दरमियान में कॉइल है जिसके 4 कोने हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये जो ऊपर 2 लगे हुए ना, आर और आर प्राइम, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, दीज आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। अच्छा, ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्लिप रिंग्स, एक होता है स्प्लिट रिंग्स। जो स्प्लिट रिंग है ना, वो यूज़ होता है आपके डीसी जनरेटर में, और जो स्लिप रिंग्स है ना, ये आपका यूज़ होता है एसी जनरेटर में। ठीक है, वो स्प्लिट इसलिए होता है क्योंकि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है साथ ही, और ये स्लिप रिंग्स हैं तो ये एसी को एसी ही रहने देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास बना हुआ है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, और नीचे ये कॉइल की डायरेक्शन बनी हुई है। अच्छा, ये जी एक्सिस में इस तरह क्योंकि ये 3D मोशन कर रहा है, लाइक अपने सेंटर के गिर्द तीनों डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तीनों डायमेंशन में अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अच्छा जी, आ गया जी कि ये जो रिंग्स है ना, द रिंग्स स्लाइड अगेंस्ट स्टेशनरी carbon brushes B and B prime, to which external circuit is connected. अच्छा जी, ये जो आपके पास B और B प्राइम है ना, ये कार्बन ब्रशेज हैं। ये अगर आप लोग देखें ना, अगर किसी ने घर में जनरेटर को ध्यान से देखा हो तो उसमें नज़र आ रहे होते हैं, ये ऐसे ब्लैक कलर के 2 होते हैं और ये फिक्स होते हैं। इनके पीछे वो ना स्लिप रिंग्स घूम रहे होते हैं, लेकिन वो स्लिप रिंग्स इस तरह घूम रहे होते हैं कि वो ऑल टाइम इन कार्बन ब्रशेज के साथ वो इन टच होते हैं। हमें किसी भी एक सेकंड के लिए स्लिप रिंग से कार्बन ब्रशेज का रब्ता या कनेक्शन या उनका जो टच है आपस में, वो टूटता नहीं है, वो एज इट इज ही रहता है। ठीक हो गया जी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन को दोबारा थोड़ा सा समझ। क्वाइल है, 4 कोने हैं उसके, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, ए बी बी सी सी डी और ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये 4 साइड्स हैं इसकी। ठीक, रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ये एक मैग्नेट के अंदर घूम रही होती है। इसके जो फ्लक्स को कट करते हैं तो इसके आउटपुट पे हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलते हैं। और इस कॉइल के एक तरफ हमने लगाए होते हैं स्लिप रिंग्स। उन स्लिप रिंग्स को हमने अटैच किया होता है स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस के साथ। स्टेशनरी कार्बन ब्रश इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो स्टेल होते हैं और जो पीछे स्लिप रिंग्स है ना, वो उनके साथ अटैच होते हैं और स्लिप रिंग्स घूम रहे होते हैं, और आउटपुट हम कार्बन ब्रशेस से बाहर ले रहे होते हैं। अब आगे आ जाए जी, इसका है कि नेक्स्ट कि हमने इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है। कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी कैलकुलेशन के लिए हम इसकी कैलकुलेशन के लिए हम पहले हेडिंग दे लेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक हो गया जी। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें इतना इसकी हर साइड पे ना, लाइक ए बी बी सी सी डी, हर साइड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को साइड कट कर रही है, वो हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमने सबसे पहले जो इसकी सब हेडिंग देनी है ना, मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक दिस, वो है जी ईएमएफ इन द साइड ए बी की साइड पे
जो EMF इंड्यूस हो रही है वो कितनी है। द वर्टिकल साइड को, जो वर्टिकल साइड आपने तस्वीर की रेफरेंस लेनी है, वर्टिकल साइड AB ऑफ द लूप इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ये मैंने बोल्ड इसलिए किया क्योंकि ये यहाँ पे वेक्टर के तौर पे यूज हो रहा है। इन द मैग्नेटिक फील्ड B if the angle between magnetic field B and between B and V इज थीटा। अगर इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है आप लोगों के पास थीटा, सो देन द इंड्यूस्ड EMF इन द साइड AB इज अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास आएगा इंड्यूस्ड EMF सिग्मा, सॉरी AB इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हमें पता क्या है जी, VBL साइन थीटा। ठीक हो गया। जहाँ पे जो L है वो हमारे पास है लेंथ ऑफ साइड AB, वेयर L इज लेंथ ऑफ साइड AB। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब इस साइड में जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, वो हम इस तरह पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा जी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर। अच्छा, ये वायर AB से मुराद वही है आपकी रेक्टेंगल कॉइल, इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स experienced by the positive change in the wire from top to bottom। मीन्स आपने जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। वो जो हमारे पास राइट हैंड रूल है वो आप लोग यूज़ करके ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, हमने जो हमारे पास दूसरी साइड है EMF इन द साइड CD, हमने अभी फाइंड आउट की है साइड AB की। अब हमने फाइंड आउट करनी है साइड CD की। अच्छा जी, और जो साइड CD है उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह, EMF इन द साइड
सी डी, इसका भी हमने वही लिखना है कि द सेम अमाउंट ऑफ EMF इंड्यूस इन द, क्योंकि जितनी एक साइड पे पैदा हो रही है उतनी ही दूसरी साइड पे भी आपके पास EMF इंड्यूस होगी। द सेम अमाउंट ऑफ EMF इज इंड्यूस्ड इन द साइड सी डी। आगे वही जो ऊपर आप लोगों ने फार्मूला लिख रहा है वही आपने दोबारा यहाँ पे लिख लेना है। इसी को कॉपी कर लें, बस ए बी की जगह आपने सी डी कर देना है। अब आगे आ जाएगा जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, दोबारा यही एडिंग जो स्टेप आप लोगों ने ऊपर किया वही स्टेप आप लोगों ने, अगर आपको फ्राइडे द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है ना, तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये बस वही फार्मूला आपने दो साइड्स पे लगाया है, बाकी दो साइड्स आपकी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक हो गया, मतलब साइड ए बी में VBL साइन थीटा है, साइड सी डी में VBL साइन थीटा है, और जो आपके पास साइड है ना बी सी एंड डी ए, वहाँ पे आपके पास इंड्यूस्ड EMF ज़ीरो हो जाएंगी। लेकिन इसके डायरेक्शन में और ऊपर वाली डायरेक्शन में एक फ़र्क होगा, वो मैं आपको यहाँ पे पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये करंट इस तरफ जा रही है लाइक A to B इस तरफ, तो ये यहाँ से ट्रैवल करके मेरे कर्सर को देखेंगे ना तो CD ऊपर की तरफ जाएगी, फिर यहाँ से बाहर जाएगी। मीन्स यहाँ से करंट, लेट्स सपोज करंट का फ्लो का पाथ क्या है कि यहाँ से करंट आ रही है इन दिस वे, और इस तरफ से करंट बाहर जा रही है। हमने ये पढ़ा था ना कि करंट हमेशा अपना लूप पूरा करे तो तब करंट फ्लो कर सकती है, अगर लूप कहीं पे ब्रेक हो तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर सकती। जी यहाँ पे आप लोगों ने स्पेशल मेंशन करना है बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब इस तरफ करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। अब पीछे रह गया जी आपके पास बाकी दो साइड्स, EMF इन द साइड BC एंड DA। अब ये दोनों साइड्स चूंकि पैरेलल हैं इसके, ये ऊपर तस्वीर में देख लें, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं DA और CB या BC, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF है वो आपके पास ज़ीरो आएगी, क्योंकि VBL साइन थीटा और थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, पैरेलल में आ रहा है ना, तो इस वजह से ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। द नेट कंट्रीब्यूशन to EMF by sides BC and DA is 0 because the force acting on the charge inside BC and DA is not along the wire, क्योंकि ये पैरेलल है, या फिर वो कह लें कि ये जो इनका पाथ है वो along the wire नहीं है, या नहीं सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड का पाथ है वो along the direction of wire नहीं है, तो ये आपके पास आउटपुट पे ज़ीरो आ जाएगा सारा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 induced EMF
DC is equal to induced EMF DA इज इक्वल टू 0। मीन्स ये आपके पास पूरी की पूरी साइड 0 हो जाएगी। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। अब हमने इसके लिए लिखना है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF। अच्छा जी, अब एक्सप्रेशन हमने ये ड्राइव करने के हमारे पास जो नेट रिजल्ट आना है वो क्या आएगा। सिंस बोथ अच्छा, ये यहाँ पे ना इसकी बात हो रही है EMF की, याद रखना है। सिंस बोथ द EMF इन द साइड AB एंड CD drive the current in same direction around the loop, so total EMF in the loop is given by, अच्छा जी, टोटल EMF क्या दिया जाएगा आप लोगों को यहाँ पे कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, ये जो है आपके पास सिग्मा AB प्लस इंड्यूस्ड EMF CD। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज लगा लें। इसकी वैल्यू क्या है जी, VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन थीटा। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगी, E इज इक्वल टू 2VBL साइन थीटा। अब आगे आपने जी कॉइल का चौका टर्न 1 से ज़्यादा है, सो इफ द कॉइल हैज n टर्न्स या लूप्स कह लें, द कॉइल हैज n टर्न्स, देन ये जो है आप लोगों के पास ये वाला फार्मूला, इसमें हमने जो फ्राडेज लॉ में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी बात n टर्न्स की होगी तो साथ आप इजाफा कर लें n का। सो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा 2n VBL साइन थीटा। जो ऊपर फार्मूला है वो 1 टर्न ऑफ कॉइल के लिए है, जो नीचे वाला फार्मूला ये है इफ कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, मींस n नंबर ऑफ टर्न्स मींस मोर देन 1 टर्न हो तो। सो आगे ये आप लिख लेंगे कि we know linear speed is related by angular speed, अच्छा जी। अब एंगुलर स्पीड के लिए हमें फिर चाहिए ओमेगा। आप लोगों ने ओमेगा डालना है, ये मेरे पास ये वाला सिंबल है तो इस वजह से ये नीचे ये शो हो रहा है।
एंगुलर स्पीड ओमेगा बाय द रिलेशन। अच्छा, ये जो हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है कि लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के कितने इक्वल होते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये जो आर है, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल साइड फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। और जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस ईएमएफ आप लोगों के पास आ जाएगी 2n, आगे v की जगह ना, अब चूंकि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, r ओमेगा आप लोगों ने लगा देना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 2n r ओमेगा और आगे bl साइन थीटा। सो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू n r ओमेगा bl साइन थीटा, बट 2rl जो है ना वो हमारे पास है एरिया के इक्वल। तो वो हम लिख लेंगे नीचे, बट 2rl इज इक्वल टू a इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉइल। ठीक हो गया जी। सो आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा वो कुछ इस तरह बनेगा। अब ये जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है ये आप लोगों ने दोबारा लिखनी है। चेंजिंग इसमें क्या आनी है, चेंजिंग इसमें ये आएगी कि जहाँ आपके पास आर एल ख़त्म हो जाएगा, आर भी ख़त्म हो जाएगा और ये वाला एल भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2n ओमेगा बी ए साइन थीटा। सॉरी 2 भी नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर 2rl n ओमेगा बी ए साइन थीटा। एंड हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग। थीटा इज इक्वल टू, अब आगे आ जाएगा आपके पास ओमेगा और साथ टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। सो आपके पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि सारा फार्मूला वही है, बस आप लोगों ने जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है ना उस चीज़ को आप लोगों ने ओमेगा टी कर देना। थीटा की जगह आ जाएगा आप लोगों के पास ओमेगा टी। और यह फार्मूला याद रखिएगा, अगला पूरे चैप्टर में यह फार्मूला यूज़ होने, क्योंकि ये एसी वेव जनरेट करता है, एसी जनरेटर है, और आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर भी एसी वेव से के टॉपिक से रिलेटेड है। सो दिस इक्वेशन शोज दैट इंड्यूस ईएमएफ वेरीज साइनोसाइडली विद द टाइम। अच्छा, इसको एसी वेव को साइनोसाइडल वेव भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ साथ साइनोसाइडली चेंज हो रही होती है। मैं इधर लिख भी देता हूँ कि दिस इक्वेशन shows the induced EMF is varying sinusoidally with time। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब है और मिनिमम तो आप लोगों को पता है कि 0 हो जाएगा, तो वो तो ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब आपके पास साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होगा। इट हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। मीन्स जब ये चीज़ आप लोगों के पास
1 के इक्वल हो जाएगी, तब आपके ये जो ई एन ओमेगा बी ए है ना, ये आप लोगों के पास मैक्सिमम आ जाएगा। सो आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि ड्यूस ई एम एफ इज इक्वल टू एन ए ओमेगा बी। So induced EMF is equal to NA ओमेगा B। ये आप लोगों के पास आ जाएगा आपके फाइनल फॉर्म। और अगर इस फॉर्म को आप पुट करें अपने शुरू वाली इक्वेशंस में, इसके साथ आप ना ई नॉट लगा लें ताकि या ई मैक्सिमम, लेकिन नॉट ही यूज़ होते ज़्यादातर। सो ई नॉट इज इक्वल टू एन ए ओमेगा बी। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ द कॉइल, एंड जो आप लोगों के पास है ना ओमेगा वो है एंगुलर वेलोसिटी, और बी है मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर आप इस वैल्यू को ओमेगा नॉट वाली वैल्यू को उठा के लगा दें यहाँ पे इन दिस इक्वेशन, मैं इसको आप लोगों को इक्वेशन का नंबर भी दे देता हूँ, मीन्स आप लोग खुद ही दे लें इधर, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा आपके पास फार्मूला E इज इक्वल टू ड्यूस EMF इज इक्वल टू ड्यूस EMF नॉट, आगे साइन, सॉरी साइन ओमेगा टी। ड्यूस EMF इज इक्वल टू ई नॉट या ड्यूस मैक्सिमम में ड्यूस EMF इंटू साइन ओमेगा टी। अब आगे आप लोगों ने करना है जी ड्राइव इसका करंट का एक्सप्रेशन। ये तो आ गया आपके पास इंड्यूस्ड EMF का। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों ने देनी है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट। तो बस यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक खत्म होने वाला है। ये सारा मीन्स वही डेरिवेशन है जो आप लोगों ने ऊपर किया, बस हमने ये ओहम्स लॉ यूज़ कर देना है। हमें पता अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो यहाँ पे वी है हमारा इंड्यूस EMF, तो आई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF ओवर आर। सो इसके लिए हम लिख सकते हैं if R is the resistance of coil, then by Ohm's law I is equal to over R। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इंड्यूस EMF की वैल्यू पुट कर दें, I इज इक्वल टू ये जो ऊपर हमारे पास आया था E इज इक्वल टू, अब इंड्यूस EMF इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाय R। ठीक हो गया जी। अब ये सारा एक साइड पे कर लें, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर R डिवाइड बाय मीन्स वो R को इसके साथ नीचे ले हैं, बाकी सारा एज इट इज आगे लिख दें साइन ओमेगा टी।
तो करंट आपके पास आ जाएगी आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर आर साइन ओमेगा टी। और ये जो एप्सिलॉन नॉट ओवर आर है ना, ये मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ ओवर आर है ना, ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट और आगे साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी एज इट इज ऊपर से नीचे दोबारा लिख लें। अब ये आप लोगों के पास आ गया फाइनल दो फार्मूले। अब हमने बताना कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये रिलेटेड टू है एंगुलर, ये रिलेटेड टू है सॉरी फ्रीक्वेंसी की। चलें अभी तो ये वीडियो हो गई लंबी, यार देख लेते हैं कितने टाइम की होगी। तो चलें 2-3 मिनट लगा सकते हैं। और हमें पता है, वी नो दैट, कि क्या हमें पता है जी कि जो ओमेगा है ना, ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, पाई को सर्च करना पड़ेगा अभी, इज इक्वल टू 2 पाई एफ। फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये 2 पाई एफ के बराबर होता है आप लोगों का एक सर्कल, या 360 डिग्री के इसके इक्वल होता है 2 पाई एफ के। ये आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते होंगे। सो ये थोड़ा लगता है टाइम लेगा। चले आप लोग 2 पाई एफ लिख लें। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। इतने ज़्यादा सिंबल है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे होना चाहिए इसे। चले वक्ती तौर पे हम लोग कोई और सिंबल खा लेते हैं, लेकिन आप उसे पढ़िएगा फाई, ठीक है। इसको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अच्छा ये वो वाला, मतलब आप लोगों ने ये नहीं लिखना, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, वो पाई का सिंबल डालना, मुझे तो मिला नहीं है ना, बल्कि रहने देंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में ये एक लास्ट प्रूफ रह गया, नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। चलें जी, मैं इधर लिख लेता हूँ। वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक हो गया। अब जहाँ पे आपके पास इक्वेशन में है ना, ये जहाँ पे आपके पास इक्वेशन में मेगा लगा हुआ है ना, वहाँ पे आपने इसकी जगह 2 पाई एफ लगा देना। ठीक हो गया जी। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन टू पाई एफ और आगे टी, साइन 2 पाई एफ और साथ साइन टी। और सेम फार्मूला आप लोगों ने लिखना है ई के लिए, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ या मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ और साथ
नॉट और साथ वही साइन 2 पाई FT एंड 2 पाई F और साथ T आ जाएगा आप लोगों के पास। ये आप लोगों के पास फाइनल फार्मूला है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला आप लोगों ने याद रखना है, आगे पूरा चैप्टर है इस फार्मूले से रिलेटेड। और ये वाले सिमिलरली ये वाला और ये वाला, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका ऐसी से रिलेटेड है सारा, वो इन 4 फॉर्मूलों पे बेस करता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है ये। 2 साइड्स पे आपने मैक्सिमम रखना है ड्यूस EMF, 2 साइड्स पे 0, और जो 2 साइड्स पे मैक्सिमम ड्यूस EMF उसको आपने ऐड कर लेना। ऐड करके आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो क्वेश्चन हुआ वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।